हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे अपने इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेगेटिव इंटरेक्शन। तो नेगेटिव इंटरेक्शन में हम सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन ले रहे हैं, कौन सा वाला बेटा जी? दैट इज पैरासिटिज्म। इस नेगेटिव इंटरेक्शन में होता क्या है? एक्चुअली में पैरासाइट है क्या? एक तरह से ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसमें क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्या हो रहा है बेटा? इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस तरह के इफेक्ट को आप डिट्रीमेंटल इफेक्ट भी कह सकते हो या डिट्रीमेंटल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। दैट इज डिट्रीमेंटल इंटरेक्शन। हमेशा याद रखें कि एक पैरासाइट है और एक होस्ट है, तो पैरासाइट हमेशा स्मॉल साइज का होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एलिफेंट है और एंट है, तो एलिफेंट क्या होगा? होस्ट, और एंट क्या होगी? पैरासाइट। इट मींस पैरासाइट की साइज हमेशा क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी, ठीक है ना। तो सपोज करो दिस वन इज द पैरासाइट which is always small in size, and this one is the host which is always large in size। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक करेंगे कि पैरासाइट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक पावर होती है, वो हम देखेंगे, इनकी विशेषताएं हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को जब आप देखते हो पैरासाइट के अंदर, आप क्या देखते हैं कि पैरासाइट अपने होस्ट को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखें, आप एक वर्ड यूज करते हो आइडियल पैरासाइट। आइडियल पैरासाइट क्या होता है? दैट इज जिसके अंदर पैरासाइट मैक्सिमम बेनिफिट तो ले रहा है, लेकिन मिनिमम हार्म देगा किसको? होस्ट को। क्योंकि अगर होस्ट नहीं रहा तो पैरासाइट भी नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम हार्म इज द मेन मोटो ऑफ पैरासाइट। दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम हार्म। ये होता है पैरासाइट का स्पेशल कैरेक्टर, जिसको आप आइडियल पैरासाइट भी कहते हैं। लेकिन अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, पैरासाइट मेक्स द होस्ट वीक। सबसे पहले वो उसको कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है, ठीक है ना। मतलब उसका अंदर वीकनेस लेके आ रहा है जनरल। उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस रिप्रोडक्टिव पावर, ठीक है ना। इट मीन्स ये हुआ कि धीरे धीरे पैरासाइट जो एक्सप्लॉइट कर रहा है होस्ट को, उसको वीक करेगा, उसको रिप्रोडक्टिवली क्या बना रहा है, क्या कहते हैं, रिड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से रिडक्शन से होने की वजह से अब ये पैरासाइट धीरे धीरे इतना वीक हो जाएगा कि दैट इज वेरी इजी टू कैच बाय द प्रीडेटर। प्रीडेटर उसको आसानी से खा जाएगा। मतलब वो प्रीडेटर के लिए एप्लीकेबल करा रहा है कौन? पैरासाइट होस्ट को, ठीक है ना। ये जनरल नेचर के अंदर है। फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो ये डियर है, हेल्दी डियर है, इसको कोई भी पैरासाइट नहीं। एक तरफ दूसरा डियर है, इस डियर के ऊपर बहुत सारे लीचेस अटैच्ड है, जोंक जिसे अपन कहते हैं। ये लीचेस क्या कर रहे हैं इसको? ये लीचेस इसका ब्लड सक कर रहे हैं। अब इस डियर को इसने क्या बना दिया? वीक। जब भी फॉरेस्ट के अंदर या जंगल के अंदर अटैक होता है
टाइगर का या लॉयन का, सपोज करो टाइगर आया, क्योंकि इंडिया में टाइगर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हो गए हैं, तो टाइगर आएगा तो ये वाला डियर तो क्या कर जाएगा, एस्केप। लेकिन ये वाला इजीली कॉट बाय प्रेडेटर, ये आसानी से पकड़ में आ गया, ये ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसके पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि पैरासाइट की वजह से होस्ट जो है वो क्या हो गया है, वीक हो गया है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डाला, उसके सर्वाइवल पे इफेक्ट डाला, उसके रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट डाला। अगर कोई पैरासाइट किसी को वीक कर देता है वाया इफेक्टिंग ऑन ग्रोथ एंड सर्वाइवल, तो वो इजीली अवेलेबल हो सकता है किसको, प्रीडेटर। सेकेंड कैरेक्टर हम क्या लेंगे इसका, पैरासाइट का। देखो, अगर कोई पैरासाइट है और होस्ट है, तो होस्ट में अगर कोई चेंज आएगा तो पैरासाइट में भी चेंज आता है। इट मीन्स पैरासाइट और होस्ट आपस में क्या हुए हैं, को-इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि पैरासाइट होस्ट के बगैर रह नहीं सकता, और वो भी क्या करेगा, अपने अंदर सेम चेंजेस लेके आएगा जो जो चेंजेस उसका होस्ट लेके आ रहा है। और होस्ट चेंजेस लेके आ रहा है क्योंकि वो नेचर में ज्यादा अच्छी तरह से क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज बी है। बी इज द होस्ट, अलग है कोई, और ये क्या है, पैरासाइट। बी के अंदर क्या आया, चेंज आया। चेंज आया किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड था, ये भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी क्या होगा, चेंज आएगा। ड्यू टू द होस्ट ऑटोमेटिकली ये पैरासाइट भी क्या हुआ, चेंज हुआ। जब कोई पैरासाइट होस्ट के साथ साथ में चेंज हो रहा है तो वो म्यूचुअलिज्म का एक सबसे अच्छा कैरेक्टर शो करता है, दैट इज को-इवोल्यूशन। इट मींस पैरासाइट and host shows co-evolution, और जो co-evolution करेंगे तो दोनों साथ साथ रहेंगे। आप देखिए, आपने देखा भी होगा कि यर्शिना पेस्टिस जो प्लेग कॉज करता है वो किसके अंदर रहता है, रेड फ्ली में, ठीक है ना। तो साथ साथ रह रहे हैं, तो यानी कि को एग्जिस्टेंस भी करते हैं। Next character is co-existence. Example, red flea parasite, that is Yersinia pestis, जो क्या कॉज करता है, प्लेग कॉज करता है। तो दो कैरेक्टर आपको और समझ में आए, दैट इज co-evolution and coexistence। सोचो जरा, अगर इस होस्ट की डेथ हो जाती है तो क्या ये पैरासाइट इसके बगैर रह पाएगा? क्या इस, क्या कहते हैं, रेट की डेथ हो जाती है तो ये यर्शिना पेस्टिस इसके बगैर रह पाएगा? तो जब होस्ट की डेथ होगी तो ऑब्वियसली पैरासाइट की भी डेथ होगी। तो एक और फिनोमिना म्यूचुअलिज्म का ही ये भी शो करता है, पैरासिटिज्म, दैट इज नोन एज, क्या कहेंगे हम इसको, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज को एक्सटिंक्शन। अगर एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, बोथ एक्सटिंक्ट फ्रॉम नेचर। एक और खास बात कि आप ये देखते हो कि पैरासाइट और होस्ट, पैरासाइट जो है वो कभी भी एक होस्ट रखना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर एक होस्ट होगा तो अगर उस होस्ट की डेथ हो जाएगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो पैरासाइट चाहता है कि वो ज्यादा इवॉल्व हो, तो ज्यादा इवॉल्व होने के लिए वो 2, 3, 4 इंटरमीडिएट होस्ट को रखता है।
हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई अच्छा पैरासाइट है, आइडियल पैरासाइट है, तो ऑब्वियसली दैट हैव मोर देन वन होस्ट, तो सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। और यही आपकी एनसीईआरटी भी एग्जांपल दे रही है लीवर फ्लूक का, ट्रिमेटोडा का, दैट इज 2 होस्ट फिश एंड द स्नेल, 2 होस्ट है उसके। तो 5th मल्टीपल होस्ट, एग्जाम्पल लीवर फ्लूक, कितने होस्ट है इसके, 2 होस्ट। एनसीईआरटी क्या बता रही है, फिश भी है और स्नेल भी है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम को ही देखिए आप, प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट है, 2 होस्ट, फीमेल एनोफिलिस भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। तो प्लाज्मोडियम के आप देखेंगे 2 होस्ट, प्लाज्मोडियम, human being, and another one is the female anopheles। तो हमेशा ध्यान रखें कि पैरासाइट और होस्ट, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। इन दोनों का रिलेशनशिप है दैट इज, पहला, प्रीडेटर के लिए फूड को अवेलेबल कराना। कौन करा रहा है, पैरासाइट। इट मीन्स पैरासाइट आप उसे ही कह रहे हो जो क्या कर रहा है, 2 चीजें फुलफिल करता है। पैरासाइट 2 चीजें फुलफिल करता है होस्ट से। पहली दैट इज द फूड, और जिसको आप कह सकते हो मील, अगर उसको होस्ट से क्या मिल रहा है, खाना। दूसरा उसको क्या चाहिए, शेल्टर, क्या चाहिए उसको, शेल्टर। अगर ये दोनों नीड पूरी हो रही है, इट मीन्स दैट पैरासाइट इज ट्रू पैरासाइट। आप उस पैरासाइट को ट्रू पैरासाइट, हम कहते हैं ना होलोफाइटिक, कंप्लीट पैरासाइटिक, हेमीफाइटिक, इनकम्प्लीट, तो ये सब टर्म्स कहाँ से आई हैं, ये टर्म्स आई हैं कि कौन पैरासाइट जो है वो ट्रू पैरासाइट है। तो ट्रू पैरासाइट तब होगा जब उसको क्या चाहिए, खाना मिलेगा, दूसरा उसको रहने की जगह मिलेगी। अगर ये दोनों कैरेक्टर हैं तो वो पैरासाइट कैसा है, ट्रू पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे किसके, पैरासाइट के, कि पहला वो किसके लिए, प्रीडेटर के लिए अवेलेबल कराएगा फूड को। पैरासाइट जो है वो उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी, ग्रोथ कैपेसिटी और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसकी, होस्ट का। और अल्टीमेटली होस्ट इतना वीक हो जाता है कि वो प्रेडेटर के थ्रू पकड़ा जाता है। दूसरा, को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन, जो तीनों म्यूचुअलिज्म के कैरेक्टर थे वो इसके भी कैरेक्टर हैं। एंड 5th वन इज द मल्टीपल होस्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेंगे, दैट वन इज व्हाट, एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट। तो पूरा आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, यस बेटा। नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन पैरासाइट्स। हम क्या लेंगे, एडेप्टेशंस इन पैरासाइट्स। तो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं पैरासाइट के अंदर जो इसको प्रमोट करती हैं कि वो और ज्यादा पैरासाइटिक लाइफ जो है वो आगे एग्जिबिट करे। सो द मेजर एडेप्टेशंस इन पैरासाइट्स आर, नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो पैरासाइट्स जो होते हैं उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। दे हैव रिड्यूस्ड सेंसरी ऑर्गन्स, रिड्यूस्ड सेंसरी ऑर्गन्स। हो सकता है कि कुछ के अंदर ये लॉस्ट भी हो जाए, लॉस्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि एक्चुअल में जो एंडोपैरासाइट्स हैं उनको तो इसकी नीड है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा, तो इवोल्यूशन के अंदर को इवोल्यूशन का पाथवे आपको मालूम है इसमें चलता है, तो होस्ट के अकॉर्डिंग ये भी अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो धीरे धीरे इसने भी अपने सेंसरी ऑर्गन्स को क्या कर दिया,
हटाना शुरू कर दिया, रिड्यूस कर दिया और फिर कम हो गए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप देखिए अगर कोई पैरासाइट है, ठीक है ना, तो पैरासाइट जो है एंडोपैरासाइट है फॉर एग्जांपल, तो वो बॉडी के अंदर रह रहा है। तो जब वो बॉडी के अंदर रह रहा है या तो ब्लड को फीड कर रहा होगा या फिर डाइजेस्टिव क्या कहते हैं फूड, यानी कि जो डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड है उसको वो ले रहा होगा। तो जो डाइजेस्ट फूड को अपने अंदर एंगल्फ कर रहा है उसको देयर इज नो नीड ऑफ डाइजेशन, सो दैट्स व्हाई दे लॉस्ट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो। उनके अंदर ये क्या कहते हैं इंटेस्टाइन, गट वगैरह नहीं पाई जाती। सो लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है, आप बना बनाया खाना ले रहे हो, लेकिन खाने को एब्जॉर्प्शन भी तो करोगे, खाना एब्जॉर्ब भी तो होगा, सिक्रीशन भी तो होगा, वो कौन करेगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है। इस समय आप ये देखिए इनके अंदर और चेंज आया। उन्होंने क्या करा, अपना जो एब्जॉर्प्शन पावर थी, सिक्रीशन पावर थी, वो किसको दे दी? स्किन को। तो स्किन अगर इवॉल्व हो जाती है सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, स्पेशली जैसा कि प्लेटफॉर्म्स के अंदर है, तो उस स्किन को हम क्या कहते हैं? टेगुमेंट। सो दे हैव स्पेशल इंटेगुमेंट्री सिस्टम व्हिच इज नोन एज टेगुमेंट। सो टेगुमेंट इन flatworms that help in absorption as well as secretion of substance, that help in absorption and secretion। तो आप ये देखिए इसके अंदर क्या सिस्टम इवॉल्व है? टेगुमेंट सिस्टम इवॉल्व है। अब होस्ट तो चाहेगा नहीं कि पैरासाइट उसके पास में रहे, होस्ट उसको किल करने की कोशिश करेगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मारे। पैरासाइट क्या करेंगे? अपने आप का नंबर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो उनको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो मेजर एडेप्टेशन प्रेजेंट इन द पैरासाइट इज दे इंक्रीज देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मतलब दे ले एग इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो स्पोरोजॉइट है जो आपके सिलेबस के अंदर है, 2500 के लगभग जो है पैरासाइट्स जो हैं स्पोरोजॉइट्स, वो क्या कहते हैं फीमेल एनोफ्लेस एक सिंगल बाइट में डाल देती है। तो आप ये देखिए इनकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा क्या हो गई है? इंक्रीज। ये क्या है? एडेप्टेशन है। ऑब्वियसली अब कोई भी पैरासाइट होगा तो वो कहाँ रह रहा होगा? होस्ट के अंदर। तो उसको क्लिंग करने के लिए, अटैच करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी एडेसिव ऑर्गन की। तो दे हैव वेल डेवलप्ड एडेसिव ऑर्गन्स लाइक सक्कर्स एंड हुक्स। सो फिफ्थ एडेप्टेशन इज वेल डेवलप्ड एडहेसिव ऑर्गन्स। और आपने देखा भी होगा जैसे कि सक्कर्स इन लीच, और इसके अलावा हुक्स प्रेजेंट होते हैं टीनिया सोलियम में। हुक्स इन टीनिया। तो ये क्या है? ये अडेप्टेशन है। ओके, सो आफ्टर अडेप्टेशन हम लेंगे पैरासाइट इन एनिमल्स। सो नेक्स्ट इज द एनिमल पैरासाइट। एनिमल पैरासाइट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। कौन कौन से? एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। कौन कौन से बेटा जी? एक्टो पैरासाइट और दूसरा एंडो पैरासाइट। अब आप देखिए एक्टो मतलब जो ऊपर रह रहा है बॉडी के ऊपर, तो इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक्टोजू पैरासाइट और एक्टोफाइटो पैरासाइट। एक्टोजू पैरासाइट नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग,
एनिमल्स के ऊपर है ये, और दूसरा एक्टो फाइटो पैरासाइट। ठीक है, ओके। एक्टो पैरासाइट की बात करते हैं। आपने देखा होगा, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल याद रखना इसके अंदर, कोपोड्स। एनसीईआरटी का एग्जांपल बता दीजिए, कोपोड्स ऑन मरीन फिशेस। आप ध्यान रखें, कोपोड्स को आप क्या कहते हो, मरीन फिश, लाइस भी कहते हैं। जैसे जुएं प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, लाइस ऑन ह्यूमन बीइंग, एज सेम इसी तरह से मरीन फिशेस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है, लाइस प्रेजेंट होती है, एंड दैट लाइस इज नोन एज कोपोड्स। तो मरीन फिश लाइस, मरीन फिश लाइस। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। अब दूसरा एग्जांपल, अगर कोई कैटल जाती है पानी में तो उसके ऊपर क्या चिपक जाते हैं, लीच। लीच क्या है, एक्टोपैरासाइट। सो नेक्स्ट इज द लीच ऑन कैटल्स। उसी तरह से डॉग्स के ऊपर आपने देखा होगा, टिक्स देखे होंगे, छोटे छोटे बड़े से इंसेक्ट जो उसका ब्लड सक कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज टिक्स। जुएं अलग होती हैं, टिक्स अलग होते हैं, माइट्स अलग होते हैं। ठीक है, टिक्स ऑन डॉग। हमारा एग्जाम्पल तो हम भूल ही गए लिखना, दैट इज द लाइस ऑन ह्यूमन बीइंग। यहां पर लिख लेते हैं, लाइस ऑन ह्यूमंस। जुएं आपको पता ही है। अब आता है एक्टोफाइटो पैरासाइट, प्लांट्स के ऊपर जो पैरासाइट लगे हुए होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज एफिड्स। जानते होंगे आप एफिड्स को, ठीक है। जब बसंत का मौसम आता है, एट द टाइम ऑफ फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी के अंदर इंसेक्ट्स ब्लैक कलर के होते हैं और येलो कलर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एफिड्स। एफिड्स जो है मोस्टली क्या करते हैं, जो फ्लोएम के अंदर जो सेल सेप होता है उसको सक करते हैं। देखो ये स्टेम है, स्टेम हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रीन। अगर ग्रीन है यानी कि ये हब है, तो उसके ऊपर ये ब्लैक कलर के एफिड बैठ जाते हैं और वो इस तरह से अपने माउथ का ये पोर्शन फ्लोएम के अंदर डाल देते हैं और यहां से क्या करते हैं, ये सक करते हैं मटेरियल को, सेल से। एफिड्स समझ में आ गया आपको, कभी भी लीव्स पे नहीं रहेंगे, रूट्स पे नहीं रहेंगे, सिर्फ हर्बेशियस स्टेम पर ही ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर एक और एग्जांपल है एफिड्स के बाद में, ठीक है, दैट इज द रेड कॉटन बग। दैट इज रेड कॉटन बग। ये जो रेड कॉटन बग है, ये क्या करता है, प्रीमैच्योर ओपनिंग करा देता है। किसकी, कॉटन की जो बर्ड होती है, आपने देखा होगा, उस बर्ड की प्रीमैच्योर ओपनिंग करा देगा, ठीक है ना। प्रीमैच्योर ओपनिंग ऑफ कॉटन बर्ड कौन कराता है, ये दैट इज रेड कॉटन बग। एक एग्जाम्पल और है जो आप सबने देखा है, अमरबेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कस्क्यूटा, जो किसके ऊपर पाई जाती है, प्लांट के ऊपर, जिसके ऊपर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, येलो थ्रेड जैसी बॉडी होती है इसकी। हॉस्टेरिया जो है उससे ये दूसरे से क्या लेते हैं, मटेरियल सक करते हैं। इनका टिश्यू है, वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो ध्यान रखें, कस्क्यूटा, दैट इज नोन एज अमरबेल, क्या है, एक्टोपैरासाइट। उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोपैरासाइट। ये दोनों किसके एग्जांपल थे बेटा जी, एक्टोपैरासाइट के। नाउ नेक्स्ट इज द एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट के बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। फॉर एग्जांपल टीनिया, सब जानते हैं टीनिया सोल्यूम, ठीक है ना, जो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। एस्केरिस, ये भी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी कहां रहता है, इंटेस्टाइन में। उसी तरह से प्लाज्मोडियम, ये इंटेस्टाइन में नहीं रहता, ये रहता है आरबीसी में। प्लाज्मोडियम,
तो ये सारे ही क्या हैं, एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट स्पेशली एक्टोपैरासाइट जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर है, दे आर नोन एज द एनिमल पैरासाइट। तो हमने करी एडेप्टेशन, हमने करा एनिमल पैरासाइट, और नेक्स्ट हम लेंगे प्लांट पैरासाइट। उससे पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, यस बेटा, नेक्स्ट इज द प्लांट पैरासाइट। अब आप देखिए, आप ये सोचते हैं कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। आप क्या सोचते हैं, प्लांट्स है ही ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है तो ये अपना फूड खुद बना सकता है, तो ये कभी पैरासाइट हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते। जैसे सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे नहीं होते, वैसे सभी प्लांट्स भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल निकम्मे हैं। ऐसे प्लांट्स की कैटेगरी किसमें आती है, प्लांट पैरासाइट। And this plant parasite is further divided into two parts, that is the holoparasite or hemiparasite. First is the holoparasite, यानी कि टोटल प्लांट ही क्या है, पैरासाइट है। वो अपने आप खुद कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्लीट टोटल प्लांट इज पैरासाइट is called holoparasite, and the another form which is known as the hemiparasite, जो पैरासाइट तो है लेकिन उसके पास में या तो क्लोरोफिल होगा जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके, या उसके पास रूट्स होंगी जिससे वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके। कुछ एक पार्ट ऐसा है जिससे उसका अपना काम चल सकता है, बट दैट इज नॉट टोटली पैरासाइट। कुछ पैरासाइट पे डिपेंड रहेगा, कुछ वो अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटा जी, हेमी पैरासाइट, दैट इज पार्शियल पैरासाइट, नॉट कंप्लीट पैरासाइट। कैसा है वो, पार्शियल पैरासाइट। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे। पहली बात आती है आपकी किसकी, होलो पैरासाइट की। तो होलो पैरासाइट में फर्स्ट हम लेंगे टोटल रूट पैरासाइट। देखो मतलब ये कि इस प्लांट के पास में ना ही शूट है और ना ही लीफ है, ठीक है। ये टोटली क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, टोटल रूट पैरासाइट का। इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम टू पार्ट्स में, दैट इज द टोटल शूट पैरासाइट। इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल रूट पैरासाइट। एग्जाम्पल याद रखें, एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आता है। रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया सभी जानते हैं। रेफ्लिशिया पूरी अर्थ में सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो कौन है, रेफ्लिशिया, लार्जेस्ट फ्लावर। कैसा फ्लावर है ये, लार्जेस्ट फ्लावर। और ये फ्लावर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहां पर आता है ये, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब रेफ्लिशिया की फ्लावरिंग होती है तो फ्लैशी स्मेल आ जाती है सब एरिया में, ठीक है ना। सड़े हुए मांस की बदबू जिसे हम कहते हैं, फ्लैशी स्मेल all around the area which is covered by this rafflesia. Okay, अब इसके अंदर फ्लावर ही फ्लावर है, एक बहुत बड़ा फ्लावर है। इसमें कोई रूट नहीं है और कोई शूट सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। नो रूट एंड शूट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये नरिशमेंट कहां से लेगा, कहां से इसको नरिशमेंट मिलेगा। तो ध्यान रखें कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सपोज करो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये एक बड़ा सा ट्री है। इस ट्री के अंदर क्या है, रूट्स है। कुछ रूट्स जो ऊपर की साइड में आई हुई होती हैं इस तरह से,
बहुत सारी रूट्स इसकी इस तरह से जा रही हैं, ये नीचे की साइड में, दे आर ऑल व्हाट ना रूट्स। अब रेफ्लिशिया जो है, ये जो फ्लावर है, ये रेफ्लिशिया फ्लावर, ये कुछ हम बड़ा बना देते हैं, ये रेफ्लिशिया फ्लावर, ठीक है। अब ये रेफ्लिशिया फ्लावर क्या करता है, अपने अंदर से हॉस्टेरिया निकालता है, विलामेंट टिश्यू इसके पास में भी है, हॉस्टेरिया का फॉर्मेशन करता है और इससे कनेक्ट हो जाता है। किससे? इस पर्टिकुलर रूट से जो बाहर की ओर निकली हुई है। और यहां पर ये हॉस्टेरिया क्या कर रहा है, यहां से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा और उससे रेफ्लिशिया को क्या मिलेगा, नरिशमेंट। तो ये जो रेफ्लिशिया फ्लावर है ये टोटली डिपेंडेंट है किसी और रूट के ऊपर, बिना इसके इसका नरिशमेंट नहीं होगा। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टोटल रूट पैरासाइट। एग्जाम्पल इज रेफ्लिशिया विच इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब बात आती है टोटल शूट पैरासाइट की। अब आप देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा आप लोग सभी जानते हैं, दैट इज द अमरबेल। इस अमरबेल के अंदर क्या है बेटा, ना तो इसके अंदर लीफ सिस्टम है ना रूट सिस्टम है, इसके पास सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्टेम ही स्टेम है। ध्यान रखना, देयर इज नो लीफ एंड नो रूट। अब इसको नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट कैसे लेगा, नरिशमेंट लेता है ये हेज प्लांट से। नाउ व्हाट इज दिस हेज प्लांट, हेज प्लांट किसे कहते हैं, हेज प्लांट्स उन्हें कहते हैं जिनकी कैनोपी जो होती है बहुत ज्यादा डेंस होती है। ऐसे पेड़ जिसका ऊपर वाला कैनोपी वाला पोर्शन बहुत ज्यादा डेंस है, घना है, दैट इज नोन एज द हेज प्लांट्स। आप उसको क्या कहोगे, ये इस तरह से, मतलब हैवी कैनोपी जिसके पास में प्रेजेंट होती है। तो इस हैवी कैनोपी के ऊपर ये कस्क्यूटा जो है ये क्या हो जाता है, उगना शुरू हो जाता है। और अब इसको नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट सपोज करो ये आ गया कस्क्यूटा, ये कस्क्यूटा थ्रेड लाइक, येलो थ्रेड लाइक होता है, येलो, ठीक है। इसके पास में कोई क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए इसका कलर क्या है, येलो। ध्यान रखना, नो क्लोरोफिल। अपना खाना भी ये खुद नहीं बना रहा, तो जब ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, नरिशमेंट कहां से लेगा, वही विलामेंट टिश्यू हॉस्टेरिया प्लांट के अंदर डाल देगा और उससे क्या ले रहा है, ये नरिशमेंट ले रहा है। तो यहां पर ये क्या फॉर्म करेगा, हॉस्टेरिया। तो इस तरह से ये प्लांट जो है क्या करेगा, नरिशमेंट लेगा किसी हेज प्लांट से और उसके ऊपर उसको लेता रहेगा जब तक कि वो प्लांट वहां पर है, उससे नरिशमेंट लेकर अपना ये वर्क करता है। तो ये टोटल शूट ही इस प्लांट के अंदर है, इसलिए आपने इसको क्या कहा, टोटल शूट पैरासाइट। और इसके अंदर ये रूट से नरिशमेंट ले रहा है, फ्लावर है खुद ये, बाकी इसमें अंदर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सो दैट इज द टोटल रूट पैरासाइट। तो इन दोनों के अलावा एक और है हेमी पैरासाइट, यानी कि जिसके पास में कुछ चीजें प्रेजेंट है और कुछ चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने सभी ने चंदन के बारे में सुना होगा। ऑब्वियसली चंदन इज नोन एज द सेंटेलम। क्या कहते हैं हम इसको, सेंटेलम ट्री। दिस इज सेंटेलम ट्री। आपको मालूम होना चाहिए सेंटेलम ट्री नेवर फाउंड इन द प्योर फॉर्म। चंदन का पेड़ कभी भी अकेला आपको नहीं मिलेगा कि जंगल में आपको सिर्फ चंदन का पेड़ अकेला मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता। दे नेवर फाउंड इन द प्योर फॉर्म। तो कैसे मिलता है ये, देखिए प्योर फॉर्म में तो ये मिलेगा नहीं आपको। तो यहां पर ये क्या है, सपोज करो एक सेंटेलम ट्री है। सेंटेलम ट्री क्या करता है, अपने में से रूट निकालेगा और जो दूसरा ट्री इसके पास में है, सपोज करो ये एक ट्री है दूसरा किसी स्पीशीज का, इस ट्री के जो है उसमें से शूट सिस्टम के अंदर ये क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। और एंट्री करने के बाद यहां पर क्या बना रहा है, हॉस्टोरिया। और यहां से विलामेंट टिश्यू से ये क्या करेगा, नरिशमेंट।
तो हमेशा आप देखेंगे कि जहां पर भी सेंटेलम का ट्री होगा उसकी रूट्स जो हैं आसपास उन पर्टिकुलर स्टेम से क्या ले रही होंगी, नरिशमेंट। इसलिए कभी भी चंदन के पेड़ को अपरूटेड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता अपरूटेड? क्योंकि आप एक प्लांट निकालोगे, आसपास वाले 8-10 प्लांट भी क्या हो जाएंगे, डेंजर जोन में आ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा सेंटेलम को कट किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। दे ऑलवेज कट, नेवर अपरूटेड। अपरूटेड नहीं किया जाता, इनको क्या करा जाता है, कट करा जाता है। तो ये है सेंटेलम की खास बात। एक और ध्यान रखना, जो मैंगो ट्री होता है, मैंगो आम का पेड़ आपने देखा होगा, आम के ऊपर, पेड़ के ऊपर एक अलग तरह के आपने छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, दैट इज नोन एज लोमेंथस। ये लोमेंथस क्या करते हैं, ये भी नरिशमेंट लेते हैं। सिर्फ ये फूड के लिए, इनके पास खुद के पास अपना क्लोरोफिल टिश्यू है, क्लोरोप्लास्ट है, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द फोटोसिंथेसिस, दे ओनली एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, यहां पर भी अपना खाना खुद बना रहा है, सिर्फ इसका रूट वाला पोर्शन जो है वही तो नरिशमेंट ले रहा है। तो हमने इसको क्या कहा, हेमी पैरासाइट। उसी तरह से एक और पैरासाइट अपन ने बताया, दैट इज ऑन मैंगो ट्री। कौन सा वाला है, यहां पर लिख लेते हैं, लोमेंथस। लोमेंथस ऑन मैंगो। याद रखना, लोमेंथस के पास में अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट है, दे हैव क्लोरोफिल। इसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट के लिए मैंगो प्लांट से ये क्या लेता है, वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है। बाकी सारा काम लोमेंथस खुद करता है, ठीक है ना। सो लोमेंथस ऑन मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हेमी पैरासाइट, ठीक है। सेंटेलम भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हेमी पैरासाइट। एक और एग्जाम्पल है, दैट इज नोन एज द विस्कम। विस्कम किसके ऊपर पाया जाता है, ओक ट्री। ओक ट्री आपको मालूम होगा, तो विस्कम ऑन ओक, ये एग्जाम्पल हम यहां पर लिख देते हैं, विस्कम ऑन ओक ट्री। तो ध्यान रखें, ये भी, इसके पास में भी, खुद के पास में क्या है, क्लोरोफिल है। ये भी इस ओक ट्री से क्या ले रहा है, वाटर एंड मिनरल्स ही ले रहा है। तो लोमेंथस हुआ, विस्कम हुआ और सेंटेलम हुआ, दे ऑल शो द characteristics of hemiparasite, while Castuta and Rafflesia, they show the characteristic of holoparasite. So this is all about the plant parasite. अब plant parasite के बाद में हम next लेंगे एनोफिलिस के बारे में, ह्यूमन फीटस के बारे में, कि उनको पैरासाइट क्यों कहा जाता है या नहीं। ओके, राइट, और टेक ए स्क्रीनशॉट। यस बेटा, तो हम कर रहे थे प्लांट पैरासाइट एंड द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आया हुआ है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट कौन सा है, दैट इज आर्सियोथोडियम। ध्यान रखना, आर्सियोथोडियम इज एन एंजियोस्पर्म which is the smallest angiosperm parasite। और ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट किसके ऊपर पाया जाता है, पाइनस के ऊपर, ऑन पाइनस, जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो प्लांट पैरासाइट यहीं तक था। इसके बाद में हम लेते हैं हाइपर पैरासाइट। ध्यान दें, क्या कह रहे हैं अपन, हाइपर पैरासाइट, दैट इज ये। तो हाइपर पैरासाइट के अंदर सपोज करो एक स्पीशीज है ए, क्या है ये, पैरासाइट।
उस स्पीशीज के ऊपर एक दूसरी स्पीशीज और लग गई, अटैच हो गई, ये पैरासाइट इसका पैरासाइट हो गया, ठीक है ना। पहले ये स्पीशीज थी, इस स्पीशीज के ऊपर ये पैरासाइट लगा, ठीक है, तो ये पैरासाइट है। इस स्पीशीज के ऊपर एक और पैरासाइट हो गया, दैट इज नोन एज सी स्पीशीज, जिसको आप क्या कहोगे, हाइपर पैरासाइट। तो ये स्पीशीज हुई, स्पीशीज के ऊपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज द इंपॉर्टेंट वन। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, किसका लेंगे, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब आप देखो, ये है ह्यूमन, एक स्पीशीज, उसके ऊपर है बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई भाई साहब, उसको खाने वाले बैक्टीरियोफाज। तो क्या हुआ, ये पैरासाइट, ये हाइपर पैरासाइट। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए आप, ये है रैट, और ये रैट के ऊपर रैट फ्ली, क्या हुई, पैरासाइट। रैट फ्ली के अंदर जो उसके ऊपर ही रह रहा है एक और पैरासाइट, अंदर मतलब उसके इंटेस्टाइन के आसपास रह रहा है, दैट इज द यर्शीना पेस्टिस। नाम से तुम्हें जितना अच्छा लग रहा है उतना ही ये गंदा है, क्योंकि ये क्या करता है, प्लेग को कॉज करता है, कॉज डिजीज प्लेग। ओके, तो ये क्या थे, हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, ठीक है ना। दैट इज टेक नरिशमेंट फ्रॉम द पैरासाइट इज नोन एज द हाइपर पैरासाइट। सो व्हाट इज हाइपर पैरासाइट, टेक नरिशमेंट from parasite known as hyperparasite। एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है, दैट इज द ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, अब आप देखिए, इसको हम सोशल पैरासिटिज्म भी कहते हैं। ये ट्रू पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, सोशल पैरासिटिज्म, नॉट ट्रू पैरासिटिज्म। इस चीज को याद रखना, नॉट ट्रू पैरासिटिज्म। अब आप देखिए इसके अंदर होता क्या है। ब्रूड पैरासिटिज्म, हमने ये कहा था कि पैरासाइट अपने आप को को इवॉल्व करता है, किसके साथ में, होस्ट के साथ में। अब यहां पर देखिए, दो स्पीशीज हैं, एक है क्रो, दूसरी है कुकू, आपकी कोयल, ठीक है ना। तो क्रो और कुकू दोनों का ब्रीडिंग सीजन कब आता है, स्प्रिंग से आगे वाला टाइम, ठीक है ना, वो समर तक जो करती है, दैट इज द स्प्रिंग टू समर। दोनों ने अपना ब्रीडिंग सीजन क्या रखा, एक ने अपने आप को चेंज करा है, ठीक है ना। ब्रीडिंग सीजन यहां पर क्या है, सेम। क्या हुआ, को इवोल्यूशन, ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम स्प्रिंग टू समर, पहला चेंज। दूसरा चेंज देखिए आप, दोनों के जो एग हैं उनका कलर, उनके ऊपर पिगमेंटेशन, that is almost same, that is difficult to identify which one is the cuckoo one and which one is the crow one, ठीक है ना। तो same size of egg is another example of co-evolution, ठीक है ना। second, same size and color of egg। अब आप देखिए, हमने इसको ट्रू पैरासाइट क्यों नहीं कहा, हमने इसको सोशल पैरासाइट क्यों कहा, इसके पीछे रीजन समझिए आप। देखो, ट्रू पैरासाइट वही है जो क्या करता है, ट्रू पैरासाइट वो है जिससे वो फूड भी लेगा और उसको शेल्टर भी मिलेगा, दोनों चीजें। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। अब दोनों ने ये को इवोल्यूशन तो करा,
लेकिन इस कोएवोल्यूशन में अगर ये नेस्ट है, इस नेस्ट के अंदर एग ले करती है कौन? क्रो। तो क्रो एग ले करने के बाद में कुकू ने अपने टाइम को सेव करा है, उसने नेस्ट नहीं बनाया और नेस्ट का पैरासिटिज्म करा है किसके साथ में? क्रो के साथ में, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन क्या है? सेम। यहां पर ये वाले जो एग हैं, सपोज करो ये कुकू के एग हैं, ठीक है ना, और ये वाले कौन से हैं? क्रो के। तो कुकू जब अपने एग रख के जाती है यहां पर, ठीक है ना, उससे पहले वो इन एग को नीचे भी गिरा देती है। किसके? क्रो के एग को। तो याद रखना, कुकू अपने पैरों से इस क्रो के एग को कहां कर देगी? नीचे फेंक देगी, ठीक है ना, नीचे फेंक दिया। अब इसके अंदर सिर्फ क्या रह गया है? ये कुकू के एग। अब क्रो आएगा और क्रो को नहीं मालूम कि ये एग किसके हैं, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी, वो देखेगा कि ये एग किसके हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको नरिशमेंट देगा, ठीक है ना, इनकी केयर करेगा। केयर करने के बाद उसमें से क्या निकलेंगे? कुकू के यंग वंस। अब आप देखिए, यहां पर कुकू ने चीटिंग करी है और एक्सप्लॉइट करा है। किसको एक्सप्लॉइट करा है? क्रो फीमेल को, ताकि वो उसको नेस्ट बना के दे और उसके एग को हैच करवाए। तो यहां पर कुकू क्या कर रही है? एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, ठीक है ना। किसका एक्सप्लॉइटेशन कर रही है? पेरेंटल केयर का, ठीक है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेरेंटल केयर। अब ये जब एक्सप्लॉइटेशन होगा पेरेंटल केयर का और उसके बाद में कुकू को पता चल जाएगा, उसका कुकू हमेशा फॉलो करती रहेगी क्रो को, ठीक है ना, कि कब वो वहां से जा रही है और कब वहां से आ रही है। जब उसके एग हैच हो जाएंगे तो कुकू इस नेस्ट के ऊपर क्या कर लेगी? अपना टेक ओवर कर लेगी और कुकू यहां पर सरवाइव करेगी और क्रो का उसने यूज करा, ठीक है ना। लेकिन ये शेल्टर किसने बाद में मिला? किसको? इस पर्टिकुलर कुकू को। तो कुकू ने एक्सप्लॉइटेशन करा है, तो पैरासिटिज्म तो है, बट ये पैरासिटिज्म पूरे टाइम पीरियड के लिए नहीं है, क्योंकि नरिशमेंट का काम कुछ समय तक चला, पूरे टाइम के लिए नहीं चला। शेल्टर भी उसको कुछ समय के लिए मिलेगा, पूरे समय के लिए नहीं मिला। इसके बाद में कुकू ने क्रो को वहां से भगा दिया और इसमें कौन रहती है? कुकू रहती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रूड पैरासिटिज्म, सोशल पैरासिटिज्म का। आपने देखा, मैचिंग करी उसके साथ में, अपने अंडों को आपने मैच कराया, आपने ब्रीडिंग सीजन को मैच कराया। तो ये क्या हो रहा है? कोएवोल्यूशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द होस्ट, ठीक है ना। लेकिन पूरा का पूरा ना तो इसमें से शेल्टर दे रही है वो उसको, और ना पूरा फूड का है, क्योंकि एग तो अपने आप ही उसके अंदर तो नरिशमेंट सिर्फ हैच के लिए उसने एक टेम्परेचर ही तो दिया है क्रो ने। तो इसको हम सोशल पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कहेंगे, हम इसको ट्रू पैरासिटिज्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल भी जो हैं वो ट्रू पैरासिटिज्म के नहीं है, उनको हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको लिख लीजिए। ओके बेटा? Yes, beta. Now we take some of the examples which are actually not a true parasite. They are the examples of the false parasitism. For example, number 1, female Anopheles. Female Anopheles mosquito that sucks our blood. ठीक है ना, हमारा ब्लड सक करती है for the nourishment of their eggs or young ones, whatever they are. ठीक है ना। So female Anopheles is not a true parasite. Why? Not true parasite. After sucking blood, हमारा उसने ब्लड सक कर लिया, लेकिन वो ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है। आफ्टर सकिंग ब्लड। अब आप देखिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां से इसको पैरासाइट आप तब कहते हो जब आपकी दो नेसेसिटी कंप्लीट होती है। वन इज द फूड एंड अनदर इज द शेल्टर।
यहां पर फीमेल एनोफिलिस फूड की रिक्वायरमेंट को तो कर रही है पूरा, लेकिन शेल्टर वो आपके साथ थोड़ी रहेगी। ऐसा थोड़ी कि उसने ब्लड सक करा तो अब आपके साथ ही रहेगी जब तक कि एग ले नहीं कर देती वो, ऐसा नहीं है। वो चले जाएगी तभी आप चैन की सांस ले पाओगे। ठीक है, सो शेल्टर के लिए नहीं करा, इसलिए ये ट्रू पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात आती है ह्यूमन मदर एंड फीटस। अब आप देखो, मदर एंड फीटस में ब्लड भी सक हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि फूड का भी यूज हो रहा है, साथ में फीटस शेल्टर भी ले रहा है मदर के यूट्रस में। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लेकिन फिर भी नॉट ट्रू पैरासिटिज्म। क्यों बेटा जी? इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं। सो पैरासाइट मस्ट बी ऑफ इंटर स्पीशीज, नेवर इंट्रा स्पीशीज। तो एक और चीज ध्यान रखना, पैरासाइट मस्ट बी ऑफ which inter species or different species, not intra species। इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने भी दिए हैं, और एनसीईआरटी फिर लास्ट में कहती भी है कि नेचर नेवर फॉर्म्स हार्मलेस पैरासाइट। पूछती है आपसे कि व्हाई नेचर नॉट फॉर्म हार्मलेस पैरासाइट। तो बेटा पैरासाइट है तो पैरासाइट तो कभी भी हार्मलेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरासाइट के अंदर आप क्या देखते हो, एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह का एसोसिएशन है पैरासाइट, सो दे नेवर हार्मलेस। इस चीज को ध्यान रखें, दे आर नेवर हार्मलेस। ऐसा कोई पैरासाइट नहीं है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वो पूछ रही है, एनसीईआरटी पूछ भी रही है क्वेश्चन, व्हाई दे आर नॉट नेवर हार्मलेस। इसलिए क्योंकि पैरासाइट मतलब आपसे वो फायदा उठाएगा ही उठाएगा। पैरासाइट आपका, आप उसके होस्ट हो, ठीक है ना। वो आपको घोस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो जब होस्ट को घोस्ट बनाना है तो नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी कहां से, ठीक है। तो ये कहना नेवर हार्मलेस तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि पैरासाइट का नेचर है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि अगर ऐसा हो कि ये हार्मलेस हो जाए, इफ दे आर हार्मलेस, तो यहां पर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस और जीरो। किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, ठीक है ना। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता, नेचर में हार्मलेस पैरासाइट नहीं होता। नेचर को अपने आप को बैलेंस करना है, तो नेचर कैसे अपने आप को बैलेंस करेगी, इसी तरह से तो ना। तो दैट इज द नीड ऑफ नेचुरल बैलेंस। आप ये ना सोचो कि पैरासाइट आपको नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, वो पहुंचाएगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचाता है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कमेंसलिज्म की। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक पैरासाइट कंप्लीट होता है ए टू जेड। अगर कोई क्वेश्चन आएगा पैरासाइट के ऊपर तो आपको इसमें से पक्का 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन को सही रखें। 12 सितंबर एग्जाम की डेट आ चुकी है, सो अब वेस्ट टाइट करो, कमर कसो और मैदान जंग में कूद पड़ो। ओके बेटा, सो एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स पैरासिटिज्म भी खत्म होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।